अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। आज़ाद कश्मीर में जिस तरह के हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों से एहतजाज का सिलसिला जारी है और आज शहबाज शरीफ साहब ने 23 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया जो कि खुशाइंद है, क्योंकि वहाँ के जो अवाम हैं वो मुतालबा यही कर रहे हैं कि गंदम और दूसरी चीज़ जो बुनियादी मसला है आज़ाद कश्मीर के अवाम का, वो बिजली की कीमतों के हवाले से है। तो उम्मीद यही की जाती है कि ये 23 अरब रुपए का जो पैकेज है इससे आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन वाक़ई होगी। लेकिन जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो वो नॉर्मलाइज नहीं हो पा रही। उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने, किससे करने हैं, ये सवाल, बुनियादी सवाल अब तक अपनी जगह पर है और डेडलॉक बरकरार है। राना सनाउल्लाह साहब जो कि नून लीग का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि ग्रैंड डायलॉग करते हैं कंसेंसस के लिए, लेकिन उसका जवाब रऊफ़ हसन साहब की तरफ से जो आया तहरीक इंसाफ से वो यही था कि राना साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, दोनों के पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है और हमें मालूम है कि ये किससे बयान दिलवाए जा रहे हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की कि अगर मुज़ाकरात हों तो वो नवाज़ शरीफ साहब से होने चाहिए, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करने की उम्मीद हो सकती है। नून लीग के अंदर जो तब्दीली वाक़ई हुई है वो शहबाज शरीफ साहब का बतौर पार्टी सदर इस्तीफ़ा है। कहा यह जा रहा है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब पार्टी की कमान अब ऑन पेपर भी संभालते हैं तो शायद उससे पार्टी का जो सियासी फ़लसफ़ा है उसमें कुछ तब्दीली आए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि शहबाज साहब और नवाज़ साहब का जो सियासी नज़रिया रहा है उसमें ख़ासा फ़र्क वाज़े है पिछले अगर 16 महीने में या 2 साल में देखा जाए। तो एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आया सदारत की तब्दीली से नून लीग की अप्रोच में क्या चेंज आएगा, और दूसरी चीज़ ये कि अब मुज़ाकरात में जो डेडलॉक है इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है। इससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है। कादिर खान मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ साथ खलील ताहिर सिंधु साहब नून लीग के रहनुमा स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, और नईम हैदर पंजूता साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आप भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में करूँगा नईम साहब आपसे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी एक्यूजेशन यही रहती है कि बात करने के लिए ये तैयार ही नहीं होते, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। अब अगर उनकी तरफ से ग्रैंड डायलॉग की ऑफ़र आ रही है और वो खुद रिपीटेडली आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो इनकार किस बात का है फिर? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। देखें, इस तरह के बयानात जो हैं वो अगर देखे जाएं तो उसका प्रैक्टिकली जो एक जवाज़ है वो नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरह से वो दे रहे हैं वो एक अजीब सूरत हाल के अंदर दे रहे हैं। आप ये देखें कि आपने सबसे पहले मैंडेट के ऊपर डाका डाला है, आपने इमरान खान साहब के ऊपर बेगुनाह बेकसूर मुकदमात बनाए हैं, और आप उसका जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर वो बातचीत करें तो फिर उनकी रिहाई वाला भी मामला देखा जा सकता है। तो किस तरह से ऐसी चीज़ कह रहे हैं? जो हम कह रहे थे कि ये केसेस झूठे बनाए गए हैं, वो तो इस बात से खुद इंडोर्स कर रहे हैं कि वाकई जी इनको निकाला जा सकता है। लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे कि रिहाई हम हाल के करेंगे। अंदर आप ये देखें कि आज जजेस जो हैं वो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। आज लाहौर में एक बाकायदा तौर पर वकला को अंगेज करके और वहाँ पर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ कि जनाब आपने 6 जजेस के हवाले से नाम क्यों इलेक्शन कमीशन को भिजवाए। वैसे तो सामने कुछ और रख के वकला के मसाइल हैं और ये बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे और ये बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं है, और उनके ऊपर इस तरह से क्रिटिसाइज करके और बड़े अजीब अल्फाज जो हैं वो अदा किए जा रहे हैं सही लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े होके। तो जजेस के ऊपर प्रेशर डालना, जो भी बोलता है जज, जो भी बंदा बात करता है, मुल्क के अंदर जो सूरत हाल नजर आ रही है आपको, क्या राना सनाउल्लाह साहब ने ट्विटर के ऊपर कोई बयान दिया है कि ट्विटर को बंद नहीं करना चाहिए? इमरान खान साहब की तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जा रही? उनके नाम के ऊपर क्यों पाबंदी है? बुनियादी इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही है उसके ऊपर कोई उन्होंने बात की है? गंदम के हवाले से जो आज तक सारी सूरत हाल आपके सामने है कि जहाँ पर किसान जो है वो दर बदर फिर रहा है और पुरअमन एहतजाज के ऊपर उन्हें उठाया जा रहा है, वहाँ पर कोई उनकी स्टेटमेंट आई हो कि नहीं जी ये हमारे भाई हैं और इनको बिल्कुल पुरअमन एहतजाज करना चाहिए और वाकई हमारा कसूर है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाए और इसी वजह से आज 3000 से वो तो कह रहे हैं आप सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं इस मसले का। देखिए, हम कहाँ इस्तेमाल करें? हम तो जहाँ पर कोई लाकानूनीयत होती है, जहाँ पर किसी के ऊपर जुल्म सितम होगा, हम तो उसके साथ खड़े होंगे, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। आपने देखा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई किसानों की तहरीक को लीड किया है? वो किसान खुद चला रहे हैं। मैं खुद एक किसान हूँ। 3000 से भी मन के हिसाब से भी गंदम नहीं खरीदी जा रही, और अगर आप समझते हैं कि 23 अरब देकर किसी जगह के ऊपर आजाद कश्मीर में ऐसे मामला हल हो जाते हैं तो ऐसे मामला नहीं हल सकते। ठीक है, आपकी पॉलिसियां जो है वो बेहतर होनी चाहिए, पॉलिसी बेहतर करनी पड़ेगी। खलील साहब, ये जो रिपीटेडली ऑफर्स की जा रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इससे पहले कुछ और रहनुमा भी नून लीग के बात कर चुके हैं कि बात होनी चाहिए। एक नुक्ता नज़र ये है आपके नाक़दीन का कि अब वीक फुटिंग आप महसूस कर रहे हैं और एक ख़तरा भी है कि अगर ये मुज़ाकरात का दरवाज़ा तहरीक इंसाफ के साथ खुल गया तो कहीं आपके साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो आपके लिए एक नाइटमेयर बन जाए। फिलहाल तो इक़्तिदार है आपके पास। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। मैं समझता हूँ कि पंजौता साहब जो फरमा रहे थे, मेरे भाई हैं, हम दोनों एक प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं।
अक्सर इनके साथ टीवी पे बात होती है। देखिए कोई भी काम हो, आप दुनिया की पूरी हिस्ट्री देख लें, मैंने इंटरनेशनल लॉ किया, मैं आप देखें कोई जगह भी आप देखें, अल्टीमेटली आके डायलॉग पे बात खत्म होती है। कोई बड़ी से बड़ी जंग वो भी आके आपको मेज पे बैठना पड़ता है। इनसे भी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव जो एटीट्यूड नजर आया आरिफ अलवी साहब का, कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को माना है, तस्लीम की है। तो ये डायलॉग इसी जो जिससे ये डायलॉग करना चाहते हैं वो तो इनकी मदई है। और नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनली पंजाब साहब मुझे बेल आउट करेंगे इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली और एथिकली उनके साथ डायलॉग हो ही नहीं सकता। किसी ये आइन की किताब है जो परसों गोहर यूब साहब हमारे लिए मोहतरम है, वो लहरा रहे थे कि ये चेन है जी हमारी, तो ये चेन जो है ये बांधती है, लेकिन इस चेन में किसी जगह पे ये नहीं है कि आप उनसे मुज़ाकरात करें जिनसे ये करना चाहते हैं। मुज़ाकरात अल्टीमेटली इनको पॉलिटिकल जमातों से करना पड़ेंगे। और वही हल निकलेगा। और उसमें किसी भी बात जो है, देखो उसमें मुज़ाकरात में भी ये होता है कि कुछ आप मनवा लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो इसका हल ये है, क्योंकि असल में बात ये है जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, दिस इज माई परसेप्शन, कि हम इन बातों में जब हम फंस गए हैं ना, तो जो कॉमन मैन का था ना मेन मसला, कि जो कॉमन मैन को तवज्जो मिलनी चाहिए, उसके साथ शायद हम बहुत सारी ज्यादती कर रहे हैं सारे, उससे हम बहुत पीछे हट रहे हैं। मतलब अपने लड़ाइयों में पढ़ के कॉमन मैन को हम पीछे भूल गए। हमें चाहिए तो ये था कि जिसका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुजम्मिल साहब मुश्किल हो चुका है, उसके लिए कुछ करते हैं, कॉमन मैन के लिए कुछ करते हैं। लेकिन ये तो हैरानी की बात है ना कि अगर राना साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप हमसे बात कर लें तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके केसेस खत्म हो जाएंगे, ये मुज़ाकरात करने से कॉमन मैन के केस कभी खत्म हुए? अरे उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने भी सुना इंटरव्यू, मेरे भाई हैं, मेरा उनसे बहुत पुराना तल्लुक है, उन्हीं की वजह से मैं इधर सियासत में आया था। ये नहीं कभी किसी वक्त भी कहा, मैं सुन रहा था उनको उस पर शाहजेब से भी और दूसरी टीवी पे भी, उन्होंने ये कहा है कि इसमें केसेस तो जिन्होंने खत्म करने हैं वो उन्होंने खत्म करने हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि जो इनका ट्रायल होना चाहिए और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्टे लिया हुआ है वो खत्म हो जाए, और ताकि जो बेगुनाह है वो अपने घरों को जाए, जो गुनाहगार है उनको अगर जो भी जुर्म किया या नहीं किया, वट जो वो तो अदालत साबित करेगी। वी हैव टू प्रोड्यूस देयर, जो कंप्लेनेंट है उसने कोजेंट एविडेंस वहां पे देनी है। अगर वो एविडेंस देता है और अदालती से नतीजे में पहुंचती है कि कोई शख्स गुनाहगार है, उसको सजा हो जाएगी, जो बेगुनाह है वो घर चला जाएगा। डील का कोई नहीं, कोई डील शील नहीं है। ये आपके ऊपर जो रिपीटेडली एक्यूजेशन लगता है वो यही है कि बात करने को आप तैयार नहीं है, सड़कों की सियासत होती है। अब अगर एक तरीकाकार है कि सियासी तौर पे इस मसले को हल किया जाए, तो फिर भी अगर उसका इनकार हो रहा है तो क्या वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इनके पास ताकत नहीं है, या इनसे बात करना असूलन ही आपके खिलाफ है, आपके पार्टी के फलसफे का? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल असूलन जो है वो खिलाफ है, ख़ास तौर पर PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या MQM, जिन 3 जमातों के हवाले से बात की है। पहले इस फहरिस्त में JUI भी थी, वैसे अब नहीं है। देखिए, JUI अब नहीं है, और उसकी रीज़न ये है कि जहाँ तक कोई भी कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए बात करेगा तो उसकी हद तक जो है, हमने कोई ये नहीं कहा कि हम पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या हम पावर जो है तकसीम करने के लिए, या इक़्तिदार में आने के लिए कि इक़्तिदार में आकर हम कोई वजीर मुशीर आपस में बने, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस हद तक के मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती, उस हद तक जो है वो बात की है। और हमने यही कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको अपने रोल में रहना चाहिए, हर एक इदारा जो है उसको अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक डॉक्टर को कहें कि वो मोटरसाइकिल ठीक कर दे, या आप ये कह दें कि एक दर्जी जो है वो जाकर कोई DC का चार्ज ले ले और वहां पर वो डिप्टी कमिश्नर के फराइज अंजाम देने लग पड़े। यहां पर हर अदारे को अपनी हदूद में रहना है। और आप ये समझते हैं कि जो फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जीत गए थे, उनको फॉर्म 47 के मुताबिक किसने जितवाया? कौन है जो इसके पीछे था? कौन है जिसने 9 मई को CCTV फुटेजेस चुराई? कौन है जो खुद ही ये कह रहा है कि हम मजलूम हैं, और खुद ही कहता है कि हमारे पास नाकाबिल तदीद शवाहिद हैं, और खुद ही कहे कि मैं जज हूं, और यहां पर ट्रायल हो और ट्रायल कंक्लूड कर दी जाए 2 दिनों के अंदर? जो मिलिट्री कस्टडी में हमारे लोग हैं, 2 दिनों के अंदर ट्रायल कंक्लूड किया गया। इन सब, लेकिन आईनी हदूद की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक तरफ रऊफ हसन साहब ये भी कह रहे हैं जिनसे बात हम करना चाहते हैं उनकी तरफ से इनकार नहीं है, तो अगर आप इस्टेब्लिशमेंट से सियासी डायलॉग करें तो वो कोई आईनी एक्सरसाइज है? देखें, जो इस्टेब्लिशमेंट की बात की है ना, मैंने आज हमारी मीटिंग हुई थी स्पोक्स पर्सन की, जिसमें मैंने उनसे ये गुजारिश की कि आप किस तरह की स्टेटमेंट है तो इसको जरा वजाहत के साथ हमें बताएं, ताकि हम मीडिया के ऊपर सही तरीके से बता सकें कि आपके बयान का क्या मकसद था इस चीज से। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हमने जो बात की है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के हवाले से, वो इस हद तक की है कि अगर हमारे साथ आए इस्टेब्लिशमेंट बात करे तो वो सिर्फ और सिर्फ ये हो उसमें कि आप अपनी आईनी हदूद के अंदर हैं। आपको जो आपका जो हलफ है, उस हलफ के तहत आपने आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि बॉर्डर्स के ऊपर रहना, आपकी जिम्मेदारी है
की सिक्योरिटी की सूरत हाल और उसमें आपका जो रोल है, जो फौज का रोल है, उस रोल के अंदर रहना, बजाय ये कि आप सियासी मामला में ये बंद करें। ये मुज़ाकरात तो ना हुए वैसे नहीं, मुज़ाकरात देखें, मुज़ाकरात आइन के मुताबिक क्या ये है कि फौज जो है या कोई भी इदारा जो है वो किसी दूसरे पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेरेंस कर सके? बिल्कुल। अदलिया हो, इंतजामिया हो, मुकन्नन हो, हर एक रियासत के अलग सतून है, कोई दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। और ये हुकूमत के अंडर आती है, फौज या पुलिस या नैब या कोई इदारा भी हो, तो उसका क्या काम है कि कोई भी पॉलिटिकल मामलात के अंदर इंटरफेरेंस करना। तो आइन की जो हदूद है वो बड़ी तय्यन है, और जहां पर आइन के तोड़ने की बात की जा रही है या ये कहा जा रहा है कि आईनी किस आईनी जो है शिक के तहत ये कह रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन मुझे ये भी बता दें कि कहीं आइन में लिखा हो कि आपने 90 दिन के बाद इलेक्शन करवाने हैं, और आइन के अंदर अगर लिखा है कि आपने आइन तोड़ना है तो वो भी हमें बता दें। और आइन के अंदर अगर ये लिखा है कि आपने अपने लोगों के ऊपर जुल्म सितम करना है और वो उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देनी है कि ये बिल्कुल ठीक है, और आइन के अंदर ये भी लिखा है कि कहीं पर कैमरे लगाने खुफिया तौर पर और जस्टिफिकेशन देनी है कि जी नहीं, वो एजेंसियां जो है वो तो बिल्कुल सर्वेलेंस कर सकती है और उनका हक है। खलील साहब ये जो बात कर रहे हैं नईम साहब, अब इसके अलावा असद कैसर साहब ने भी ये बात की कि अब एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इनसे बातचीत नहीं हो सकती। आपकी हुकूमत के लिए खासे मसाइल बन सकते हैं। पहले भी धरनों से अच्छा खासा चैलेंज आपने फेस किया 2013 के बाद, अब अगर फिर वो सिचुएशन होती है फिर आपके पास क्या हाल है? जबरदस्त सर, मैं आपको आज एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। मैं आज एक पेशन गोई करके जाना चाहता हूँ अपने भाई के सामने। 10 जून तक आप देख लीजिएगा, 10 जून तक ये सारे मामले तय पा जाएंगे। अच्छा। और ये डायलॉग भी करेंगे तमाम सियासी जमातों से और इसका हल भी निकल आएगा डेफिनेट। वैसे इस कॉन्फिडेंस की कोई बुनियाद है? बिल्कुल 100%। मैं कह रहा हूँ कि मैं और मेरा भाई बैठे हम, तो आप लिख लें 10 जून तक डेफिनेट। अच्छा। और ये मुज़ाकरात भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। कोई मार्च नहीं होगा? सब कुछ भी नहीं होगा, कुछ एहतजाज हर मसले का हल जो है एहतजाज नहीं। दूसरे नंबर पे जो पंजोता साहब फरमा रहे हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मतलब एक मेरा वकील भाई है और मेरे लिए बहुत मेरा राइट बंदा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं। जो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली 90 दिन का, यही मतलब हर दफा ये कहते हैं, तो उसी आर्टिकल में जब जो मैंने कहा था कि इसमें किसी जगह पे नहीं लिखा कि आप आर्मी चीफ से या DGI से जो मुज़ाकरात कर सकते हैं, नहीं लिखा। लेकिन इसके बारे में जरूर लिखा है कि अगर आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं करते तो आर्टिकल 254 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि अगर एक काम प्रेस्क्राइब टाइम में आपने करना वो नहीं होता तो दैट वुड नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता। अगर आप हुक्म देंगे तो मैं पढ़ भी दूंगा। चलें ये लीगल जो। अच्छा, नंबर 2 ये जो कहते हैं कि मतलब हर एक इदारे को हम भी चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ जब आए 21 अक्टूबर को तो उन्होंने भी ये कहा कि हर इदारे के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन हर को अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा सा, हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर है और मेरी भी हो सकती है कि जब बाजवा साहब इनके साथ थे, कहते थे कि बाजवा साहब के बगैर हम एक पेज पे हैं, और शाहिद फरीदी साहब ने कहा कि मेरे तो वो बाप की जगह हमारे बाप हैं। दिन को वो यजीद होते थे, रात को अवान सदर में उनके पाँव पड़ते थे कि आप एक्सटेंशन ले ले, और अलवी साहब के घर में बैठ के मीटिंग होती थी। तो ये फिर ये कॉलोफेल का तजाद है। वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को बाहर ही उन्होंने भिजवाया था। किसने? बाजवा साहब। नहीं, इनकी कैबिनेट ने फैसला किया। किसके साथ थे वो? ये मैं 4 दफा मैं चाहता हूं कैबिनेट ने फैसला किया। ठीक है, मैं इस पे दोबारा साहब की इदारे से केस आया था, कैबिनेट ने फैसला किया। कादिर खान मंदोखेल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। कादिर साहब, ये अब जो मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है नून लीग की तरफ से, क्या पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करती है इसको कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए ताकि ये जो सियासी दर्जा हरारत है इसमें कुछ कमी वाक़ई हो? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी कल परसों भी कहा है, और उससे पहले जॉइंट सेशन में आसिफ अली जरदारी साहब के खिताब में भी उन्होंने ये कहा, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं, और हम तो चाहते हैं कि दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, और मुखालफिन के साथ भी मुज़ाकरात करके जलाओ गिराव से और इन चीज़ों से न कोई सियासत होती है, न कोई मुल्क की खिदमत होती है। तो हम तो पहले से चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो PTI, लेकिन PTI ना जाने पहाड़ की चोटी पे बैठी हुई है, वो तो कहते हैं मैं आर्मी चीफ से बात करना है, हमने DGI से बात करें। अब इनसे अगर कोई पूछा चाहे तो कौन से आइन में लिखा हुआ है, कौन से कानून है, कोई शिकायत, कुछ तो जमहूरी बातें कर रहे, आर्मी चीफ से बात करनी है, अगले ने कहा नहीं करनी है बात। अब क्या करेंगे वो? ठीक है, फिर क्या करेंगे? जाके उसको बोलो गेट नंबर 4 क्या सामने धरना दे दे, खोलो, हमें फिर वापस आना है। वो भाई खुदा का वास्ता है, कुछ जमहूरी लोग है, कुछ सियासी बातें कर ले। क्या हो गया? हमसे भुट्टो साहब जो ना झूठे मुकदमे में हमसे जुदा कर दिए है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कत्ल करके शहीद कर दिए है, इसी तरह इनके 2 भाइयों को कत्ल कर दिए है, हमारे 600 से ज़्यादा जो ना जियाली जो ना वो शहीद हो चुका है, कोड़े लग चुका है 80,000 से ज़्यादा। हमने तो आसमान सर पे नहीं उठाए, और जेलें भी देखी है, कोड़ी भी देखी है, फांसियाँ भी देखी है, शहादतें भी देखी है, और उसके बावजूद हम मैदान में हैं। हमने तो पाकिस्तान सर पे नहीं उठाया, न हमने जाके जो ना शोदा। वैसे सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन जब खान साहब ने जेल से ये बयान दिया कि
जब खान साहब ने जेल से ये कहा कि खुदारा सियासत से निकल जाएं, हम तो ये पैगाम देना चाहते हैं, तो क्या ये जमहूरी बात नहीं थी? आपको लगता है कन्विक्शन नहीं है इसमें जब वो कह रहे हैं कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम अपने ग्राउंड पे खड़े हैं, हम चाहते हैं कि हर कोई आईनी हदूद में काम करे? अच्छा, मुझे एक बात तो आईनी हदूद में काम करते कि डायलॉगबाजी तो कर रहे हैं, मगर फिर उन्हीं जाके एस्टेब्लिशमेंट को ऑफर कर रहे हैं हमसे बात करो। आप मुझे बताओ ना, इन दोनों में फर्क है ना। आप कहते हो आईनी हदूद, तो फिर आप आईन के अंदर उसको दोबारा क्यों शामिल करे हो? जब डीजी आईएसआई पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है कि हम सियासत में नहीं आता है। डीजी आईएसपीआर ने अभी पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इनकार कर दिया। आप कहते नहीं, हमने बात ही नहीं करनी है। तो ये आईनी हदूद में तो खुद आपको दावत दे रहे हो, खुद उनको मुदाखलत पे मजबूर कर रहे हो, और फिर कहते हो कि हम सियासी लोग हैं। आप सियासी लोग हो तो सियासी लोग हैं। ये चाहते हैं कि एकदम हमारे साथ मुआहदा कर ले, बस एकदम हुकूमत तोड़ दे, इलेक्शन करा ले और हम ही जीता के फिर प्राइम मिनिस्टर कुर्सी बिठा दे। चलो बिल फर्ज ये हो भी गया, तो जो 9 मई में आपने लोगों को उकसाया, जलाओ गिराओ पे, दहशतगर्दी पे, शोदा के यादगारों को जलाने में, जो 1 साल से जेल के अंदर बैठे, उनको किस बात की सजा मिल रही है? कि आप इख्तिदार के लिए तो चोर दरवाजा ढूंढ रहे हो, मगर वो जो लोगों को आपने उकसाया था दहशत, खुद आपका सका बांजा एहसान नियाजी जो कोर कमांडर की वर्दी लेके आया, जो 1 साल से जेल में बंद है, जो खवातीन आपकी बंद है, जिसको आपने उकसाया था अपनी सारे मैसेजेस के अंदर, कोर कमांडर हाउस आ जाओ, कोर कमांडर हाउस पिशावर आ जाओ, जीएचके आ जाओ, फलाने आ जाओ, मियांवाली में एयरबेस के ऊपर हमला कर दिए, कराची में जो ना वो रेंजर्स की चौकियों पे हमला कर दिए। तो ये क्या था? ठीक है, मतलब इस पे आपको लगता है कि जो उनकी तरफ से ऑफर्स किए जा रहे हैं इसका जमहूरी तौर पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इस पर मैं नईम साहब का रिस्पांस लूंगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है उस पर कादिर खान मंदोखेल साहब कमेंट कर रहे थे। नईम साहब, ये जो बात कादिर साहब ने भी की है कि एक तो इस तरह की जो बयानबाजी है इसमें वो ये कह रहे हैं कि उनको कोई जमहूरी स्टांस दिखाई नहीं देता। अगर राना सनाउल्लाह साहब यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर खान साहब को जेल से रिहा करना पड़ भी गया उस पर भी हम सोच सकते हैं इस स्टांस को सपोर्ट करने के लिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? देखिए, बात यह है कि यहाँ पर मामला क्या है। मामला ये है कि इमरान खान साहब आज जेल में अगर पड़े हुए हैं, या उनके ऊपर केसेस बनाए गए, या रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, या 9 मई करवा कर और उनकी पार्टी को डिसमेंटल किया गया, उसके पीछे क्या आप समझते हैं कि इमरान खान का मकसद ये था कि वो वजीर आजम बने, या वजीर आजम के लिए वो कर रहे हैं? नहीं, इमरान खान वजीर आजम थे और रजीम चेंज ऑपरेशन जब किया गया और उसकी वजह ये थी कि इमरान खान ने इनकार किया, इमरान खान ने अमेरिका के सामने खड़े हो गए, इमरान खान ने जो उनकी रूल ऑफ लॉ है उसके सामने खड़े हो गए, इमरान खान ने कहा कि हम अड्डे नहीं देंगे, इमरान खान ने खुददारी और गैरत का मुजाहरा किया, इमरान खान ने ये कहा कि हमारे जो खारजा पॉलिसी वो आज़ाद होनी चाहिए। आपने देखा कि फौरन ही रजीम चेंज ऑपरेशन उन्होंने हटा दिया गया। उन्होंने इक़्तिदार में आना होता, या रिलीज होना होता, या उन्होंने ये कहना होता कि जी मैं डील कर लेता हूं, तो कब का कह चुके होते, या उतरती नहीं। तो ये गलत बात की जा रही है कि जनाब जब इमरान खान को रिहा किया जा सकता है तो ये वो हो नहीं रहे। इमरान खान ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। जब तक आपके मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती नहीं होगी आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कोई सरमायाकार सरमायाकारी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके घर के ऊपर कब्जा हो जाएगा, उसके कारोबार के ऊपर कब्जा हो जाएगा, उसे पता है कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा और वो फिरता रहेगा। और ये जो कह रहे हैं कि 9 मई जनाब 9 मई के सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन है, और हमें बताया जाए कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे जीते हुए लोगों को किसने हराया? कौन था जो इतना ताकतवर था जो फॉर्म 47 में तब्दीली कर रहा था? क्या इनकी इतनी अहलियत थी? ये तो 2000 का जलसा नहीं कर, ये कादिर मंदोखेल साहब को भी हराया गया। शुरू में ये भी सारे फॉर्म 45 लेकर तमाम प्रोग्राम्स के अंदर बैठे रहे, और पीपल्स पार्टी को बड़ा उस वक्त मौकफ था कि जनाब बिल्कुल हमारे साथ धांधली होगी, ये धांधली होगी। जो ही इन्हें सीटें मिली हैं तो इनको भी डेफिनेटली ऊपर पार्टी की तरफ से डायरेक्शन होगी कि अब फॉर्म 45 पे बात नहीं करनी। अच्छा। इनके प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। कादिर साहब भी कर रहे हैं नहीं, कितने फॉर्म 45 है इनके पास, लाए हुए। ये तो हर प्रोग्राम में बैठते थे। अच्छा। हर जगह पे बात करते थे कि ये फॉर्म 45 के मुताबिक इन्हें जितवाया गया। जो ही इनकी डील होगी, कोई गवर्नर बन गया, कोई मुशीर बन गया, कोई वजीर बन गया, सारे के। और हसान न्याजी की बात की जा रही। देखिए, हम कहते हैं कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी फौजी की वर्दी लहराई है या कोई पुलिस वाले की लहराई, अगर इसमें अभी भी वीडियो आने के बाद भी, अगर मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर उसने वर्दी लहराई है
फौजी की लड़ाई है, सिपाही की लड़ाई है, तो क्या उसका ये तरीकाकार है कि उसे जेल में फौज की कस्टडी में डाल दिया जाए, उसको फेयर ट्रायल ना दिया जाए, 1 साल तक ट्रायल ही उसका ना हो, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, तमाम लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाए, मीडिया की वहां पर एक्सेस ना हो, उसकी फैमिली की एक्सेस ना हो, वकला की एक्सेस ना हो, और फिर 2 दिनों में आप ट्रायल करके उन लोगों को सजा सुना दें? क्या ये जो है वो फेयर ट्रायल है? मतलब क्या ये उसका कोई जुर्म करता है तो उसके मुताबिक ट्रीट किया जाता है? कह रहे हैं फेयर ट्रायल होना चाहिए। लेकिन आप ये भी देखें कि 9 मई कोर कमांडर हाउस के बाहर जो सिक्योरिटी के एहलकार क्यों नहीं मौजूद है? आप ये भी देखें कि सीसीटीवी कैमरे किसने उतारे? आप ये भी देखें कि वहां पर गाड़ियों से जो लोग उतर रहे थे वो कैसे लोगों को उकसा कर अंदर ले जा रहे थे? पहले आप ये कह दीजिए ना कि फिर वो जो लोग उस तरफ जा रहे थे वो हमारे नहीं थे। पहले आपने वो कहा, अब आप ये कह रहे हैं कि वहां पे सिक्योरिटी एहलकार देखें, इन दोनों में से कौन सी बात ठीक? देखें, हम ये कह रहे हैं कि जाने की हद तक जो बात की जा रही है, हमने इस बात को एक्सेप्ट नहीं, हम इस बात को डिनाई नहीं करते कि हमारे लोग नहीं गए। हम ये कहते हैं कि वहां पर बाहर मौजूद थे, लेकिन उकसाकर कौन लेकर गया और कितने लोग गए अंदर, किसने पहले ही वहां पर शीशे तोड़े हुए थे, किसने अंदर से आग लगाई? ये आप कन्फेस कर रहे हैं कि लोग गए आपके, आप ये तो कन्फेस कर रहे हैं। देखिए, कोर कमांडर हाउस के अंदर की मैं बात नहीं मान रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उसके सामने अगर गए हैं, ठीक है, तो उसके मुताबिक देखा जाएगा कि उनका जो है वो रोल क्या है। क्या वहां पर यास्मीन राशिदा ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी अंदर ना जाए? क्या वहां पर जो लोग उतर रहे हैं और उकसा रहे हैं लोगों को कि आप आए जी अंदर और जाकर जनाब तोड़ फोड़ करें, तो तोड़ फोड़ के हवाले से या 9 मई का मलबा हमारे ऊपर डालने के हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी है, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं हो रही। लेकिन ये कहना कि 100 बंदा अंदर गया है और पूरे पाकिस्तान में आज भी मेरे घर में 9 मई से 1 दिन पहले रेड किया गया जिसमें खुफिया इदारों के लोग थे, जिसमें सादा कपड़ों में मलबूस अफराद थे मेरे पास, मैंने वो तमाम तस्वीरें भी शेयर की हैं ट्विटर के ऊपर। तो क्या मैं 9 मई के अंदर जो है वहां पर था, और अगर कोई गया है 100 बंदा गया तो आपने पूरे पाकिस्तान मतलब जो गिल्टी है उसका ट्रायल होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। खलील साहब, ये फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। खलील साहब, ये जो इशू है, अब कहा यह जाता है पीटीआई की तरफ से कि ठीक है आप मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, राना साहब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके पास ताकत ही नहीं है, आपसे बात करके मिलेगा क्या हमें? देखें मुज़म्मिल शाह साहब, मेरे भाई ने बहुत सारी बातें आईनी कर दी हैं इसमें। सबसे पहले बात ये फेयर ट्रायल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 10 ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देखें फेयर ट्रायल कैसे मिलेगा कि स्टे तो उन्होंने खुद लिया हुआ है अदालतों से, और जब तक स्टे नहीं वहां से हटाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या इनका ट्रायल शुरू हो सकता है? उन्होंने तो ट्रायल को रोका हुआ है ना वहाँ पे, तो किसने रोका है? पीटीआई ने, इनके अपने लोगों ने जाके वहाँ पे पेश हुए हैं। अली जफर पेश हुआ है, हमारे मोहतरम है अपना अहमद अवैस और दूसरे अहमद अवैस पेश हुए हैं, उसमें और बहुत सारे लोग पेश हुए, हामिद खान साहब पेश हुए। नंबर 2, ये जो बार बार अभी कह रहे थे कि रजीम देखिए मेरी बात सुने, अभी पिछले 3-4 सालों में 9 हुए चेंज प्राइम मिनिस्टर्स बरतानिया में। सही, आइन में ये लिखा है कि पार्लियामेंट अपने 5 साल मुद्दत पूरे करेगी, ये नहीं लिखा कि एक पार्टी अपने 5 साल मुद्दत पूरे किसी के पास खत नहीं था ना, यहाँ पर तो था खत, कोई भी खत नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था। वो वरिया पीछे चिट्ठी आई, खोलना कि मैं 10 कि लिखा तेरी साड़ी, बस कुछ भी नहीं था उस चिट्ठी में, याद में पता चलता ना। एनी हो, अभी ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इनको थोड़ी सी एविडेंस देना चाहता हूँ कि एजाज शरीफ साहब अपने बेटे से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने एक चीज कोर कमांडर के हाउस की तोड़ दी है, गमला तक नहीं छोड़ा, हमने शीशे तोड़ दिए, उसकी पेंट को लहरा रहे हैं सोटी पे हसन न्याजी, और ये कर अपने बेटे से बात कर रहे हैं। मैडम मेरे साथ मिनिस्टर रही हैं, आई वाज इन द अपोजिशन, डिप्टी अपोजिशन लीडर था, वो फरमा रही हैं कि हम इस वक्त सीधे कोर कमांडर हाउस जाएंगे साइमल्टेनियसली। और फिर खान साहब ने खुद कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो ऐसा रद्द-ए-अमल तो आना था, आप चलाएं अभी या मैं चला देता हूं, मेरे पास है। खलील साहब, अगर ये सारे फैक्ट्स आपको पता है तो काबीना के लेवल पे 1 साल बाद भी इसको इन्वेस्टिगेट करके किसी नतीजे पे क्यों नहीं पहुंचे? डीजी एसपीआर भी यही कह रहे थे, साल हो गया है और कोई चीज अपने कंक्लूजन पे पहुंची। जी वही तो मैं कह रहा हूं कि लीगल हिच है कि जब कोई मैटर सब जुडिस आ जाता है, मुझसे सीनियर होंगे बंजोता साहब, जब कैबिनेट भी कुछ नहीं कर सकती, नहीं कुछ नहीं कर सकती ना, मैटर सब जुडिस है, वो भी मेरी बात को करबोरेट करेंगे। हाँ, ये स्टे वापस लें, ट्रायल करवाएं, और उसके बाद भी इनके पास अपील का चांस है, ये अपील कर सकते हैं, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भी अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अपील कर सकते हैं, इनके पास देयर 3 चांसेस ऑफ द अपील्स, तो ये कर सकते हैं। अगर बेगना होगा तो ऑटोमेटिकली वहां से जान छूट जाएगी कोई, क्योंकि ये खुद अब इनके बंदे जो लोग हैं, हमें भी जो बड़ी बात पे अच्छी की है कादर मुंतकिल साहब ने कि 1 साल से लोग इनके जो बगैर किसी ऐसी वजह के वहां पे अंदर कर रहे हैं, तो हु इज द रिस्पांसिबल फॉर दैट, हु इज द परपिट्रेटर बिहाइंड दैट। और सिर्फ इतनी बात बता दे मेरे भाई बंजोता साहब कि क्या खान साहब ने ये नहीं कहा अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया है तो ये रद्द-ए-अमल आना था जी, और अब इससे हालात कंट्रोल से बाहर हो जाए, इससे भी शदीद है। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कादिर साहब, ये एक और मसला भी है मौलाना फजल रहमान साहब की फॉर्म में,
प्रीवियसली आपके बड़े क्लोज एलाय रहे हैं, वो अब आप पे डायरेक्टली एक्यूज़ करते हैं कि आपने असम्बलियाँ ख़रीदी हैं, ईवान सदर को ख़रीद लिया है। अब उनको कैसे राम करना है आपने अगर वो सड़कों पे निकलते हैं तो? अच्छा, पहले तो मैं नईम साहब की थोड़ी 2-3 बातों का हवाला दे रहा हूँ। ये माशाल्लाह वकील है। रिजिम चेंज, क्या आईन का आर्टिकल 95 सब सेक्शन किस खेत की मूली है? इसी की आदम एतमाद की। जहां बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ, जहां शौकत अजीज साहब के खिलाफ वो आया था मगर नाकाम हुआ, जहां बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें इस वजह से खत्म हुई है, अगर इनके खिलाफ वो कामयाब हो गए, जो क्लियर कट हमारे 175 MNA असम्बली के अंदर मौजूद थे, दुनिया ने देख ली है, तो ये कुर्सी छोड़ते नहीं है। एक बात। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि हमने अमेरिका की बात नहीं मानी। क्या अमेरिकन फर्म आपने अपनी लॉबिंग के लिए हायर नहीं किए, करोड़ रुपए दिए? अभी पिछले हफ्ते अमेरिका का सफीर आपसे लोगों से नहीं मिला, और उससे पहले जो खान साहब ट्रंप के पास गया, जो कश्मीर को जो है वो तालीम में लेके दिया है, जो खान साहब आ रहे थे और लोग फूल और आर फैला रहे थे, और एग्जैक्ट 10 दिन बाद जो है ना वो आर्टिकल 35-70 जो है ना वो उसको खत्म करके मकबूजा कश्मीर को गोद में लिया, और फिर जुम्मे की दिन 15 मिनट की एहतजाज की, उसके बाद खत्म हो गई। ये आपकी पॉलिसी है। और फिर आप कहते हैं कि हमने अड्डे नहीं दिए। आपने तो पूरी इस्लामाबाद हवाले की है। जब वहां पे तालिबान ने हमला किया अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका के फौजी तो आ गए सारे इस्लामाबाद पे, होटलों पे, एक सरकारी जगह पे जा रही थी, यहां से जहाज भर भर के अमेरिका जा रहे थे। तो वो किसकी हुकूमत थी? आपकी हुकूमत थी। अच्छा, उसके बाद आपने मेरा हवाला दिया है, तो भाई आप मेरी सीट तो मुस्तफा कमाल है, आप कहां से आ गए? और फिर दूसरी बात यह कि रंगे हाथों तो हमारे कारकुनों ने पकड़े, 25 से 30 हजार वोट हमारे। और मैं तो पहले दिन से कह रहा, हमारे यहां फॉर्म 45 पहले से साइन करके ले गए प्रिजाइडिंग अफसरान से। आप तो जमीन की बात कर रहे हो, मैं तो पहले दिन से कर रहा हूं। और 3 महीने हो गए, ज्यादा इलेक्शन कमीशन में मेरे सारे सबूत के साथ एप्लीकेशन पड़ी हुई है, ना इलेक्शन कमीशन हां करे ना करे। आपका कैंडिडेट क्या कर रहा है? सिनेट में मेरी सीपी अलग चल रही है। अच्छा, उसके बाद आपने बात की है कि वर्दी ले रहा है और जेल में क्यों डाला? पर खुदा का खौफ डालो। एक तो आप जुर्म मान रहे हो, कि इमरान खान साहब का बांजा जो ना एहसान नियाजी कोर कमांडर रहा, उसमें क्या वो दीवार पे लटक रहा था वर्दी जो लेके आए? तो अंदर घुसा है ना बेडरूम पे, वहां पे सारी फुटेज आ गई है ना, वीडियो भी आ गई है ना। आप वर्दी लेके आप फौजी वर्दी हाथ आपने लगाया, पुलिस की वर्दी को आप हाथ नहीं लगा सकते। जुर्म, आप वकील हो, आपको तो ये कानून पता है सारा। और फिर उसके बाद आप खुद मान रहे हैं कि हमारे कुछ लोग गए। हाँ, तो कुछ लोग गए, हो सकता है कि 100 में से 5 लोग बेगुनाह हो, लेकिन ये तो उस वक्त होगा जब ट्रायल होगा, जब आपके वकील आप लोग कोर्ट में पेश होंगे। लेकिन अगर तोशाखाना का फैसला 1 हफ्ते में होता है तब भी आप शोर मचाते हो, और अगर 9 मई का 1 साल लगता है तब भी आप शोर मचाते हो। तो आप जरा फैसला करते हैं कि आपको जल्दी कैसे चाहिए या देर से चाहिए। हाँ, मैं ये कहूंगा जरूर कि बिल्कुल इंसदाद दहशतगर्दी का कानून में यह लिखा गया कि एक केस 1 हफ्ते में डिस्पोजल होने चाहिए। तो आपका काम है ना, रोजाना आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ना, उसको बोलो इस कानून का हवाला दे दे। और दूसरी बात यह कि आप अपने आप को जमहूरी कहते हो, कभी इधर बाग कभी उधर बाग। आप चाहते क्या हो? आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसी तनख्वाह पे आप काम करते रहेंगे। वो जो 9 मई के लोग एक शॉर्टली एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी को, ठीक है, पीपल्स पार्टी को ये सारी चीजें मालूम थी, फिर भी उन्होंने तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट फॉर्म करने की दावत क्यों दी? देखिए, इस वजह से दी है कि अगर आदाद शुमार देख ले, भले पीटीआई के सिंबल पे नहीं है, मगर पता तो है कि ये 92-93 MNA इनके, तो पीपल्स पार्टी ने देखिए लार्जेस्ट पार्टी उसको ऑफर की है, और उसके बाद इन्हें इनकार कर दिए, तो हमने नून लीग को दिए। वरना हम अगर ये हमें सपोर्ट करते या नून लगा में सपोर्ट करते तो हमारा वज़ीर आज़म बनता, लेकिन उसने इनकार कर दिए। अब अगली बात आपने सवाल की मौलाना साहब का। आपको मैं बताऊं कि मौलाना साहब का मेरे आबाई इलाके जोब से जो MNA बना है, वो उस्मान काकड़ शहीद के बेटा खुशहाल काकड़ जो ना वो जीता हुआ फॉर्म 45 में भी, फॉर्म 47 में भी। 2 दिन बाद फॉर्म 47 दोबारा डिप्लीकेट निकाला और उसमें मौलाना साहब के बंदे को जिताया। वहां का MPA 35 साल बाद जमीयत को जीता। मौलाना साहब अपने घर से नहीं जीता, और पिशीन से, बलूचिस्तान से वो जीता। इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें मौलाना साहब की पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है। अगर मौलाना साहब की सीटें एहतजाज करना बनता नहीं है, मेरे पास वक्त कम है। कादरी साहब आपका पॉइंट आ गया है। अच्छा सुन लो, ठीक है, मैं नईम साहब से इसका रिस्पांस ले लेता हूं। मौलाना साहब ये आपको कह रहे थे जो
उसका मकसद यही था कि एक तो आपको स्पीडी ट्रायल भी पसंद नहीं है, खलील साहब ने भी कहा कि स्टे भी आपने लिया हुआ, इंसाफ भी आपको चाहिए। देखें, स्पीडी ट्रायल की बात जो की जा रही है ना, पहले तो ये देखें कि सारे केसेस जिस तरह से झूठे तरीके से बनाए गए, इद्दत वाले केस में आपने नहीं देखा होगा कि जिंदगी भर में कहीं पर इद्दत केस के अंदर किसी के निकाह के ऊपर जो है वो सजा सुनाई गई हो। हमेशा ये तो सुना था कि जना के ऊपर FIR भी होती हैं और सजाएं भी होती हैं, लेकिन निकाह के ऊपर आप देखें कि इतना घटिया केस जो है वो इतना दुश्मन हमारा घटिया है कि ये केस भी एक लेकर आ गया। और तोशा खाना में जहां पर उन्होंने गाड़ियां ली हैं जो ली नहीं जा सकती, आज भी वो हजम करके बैठे हुए हैं और बाहर आकर कोई सदर बना बैठा है, कोई वजीर आजम बना बैठा है। और दूसरे नंबर पर जो सजाएं सुनाई गई हैं 5 दिनों में 3 केसेस में सजाएं सुनाई गई, इसलिए कि मायूसी हो लोगों को इलेक्शन के अंदर 8 फरवरी को, लेकिन फिर भी लोग निकले और उन्होंने खान को कामयाब किया। ये केसेस सारे झूठे। और जहां पर जो 9 मई की बात की जा रही है कि 1 साल हो गया जी, तो वहां पर जो है ये कि इतना लंबा इन्होंने कर दिया, तो क्यों स्टे लिया है? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, तो कौन गया था फिर उसके ऊपर उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए? क्यों नहीं उस वक्त जो सिविलियन जो सारे थे मिलिट्री कस्टडी में वो सिविलियन के पास भिजवाए गए? क्यों नहीं आम लोगों के पास वो भिजवाए गए? क्यों नहीं वहां पर पुलिस की कस्टडी में दिए गए? इसी वजह से नहीं दिए गए क्योंकि यहां पर जब अदालत हुक्म देती है तो उसे ब्लैकमेल किया जाता है, उसके भाई को अगवा किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उनको उठाया जाता है, उनको उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए जाते हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के इल्जामात को पीटीआई ने सपोर्ट नहीं किया। अब भी आप देखें ना कि जब अदालत ने ये कहा है, अदालत को ये चाहिए था कि वो कहते कि जब तक फैसला नहीं होता कस्टडी वहां दी जाए, ठीक है, और जो है वो कस्टडी जो है वो के पास नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कस्टडी उधर ही है, तो फैसला जो है, हम तो कहते हैं कि फैसला, हमने कब कहा है कि फैसला ना हो, लेकिन मिलिट्री की कस्टडी में नहीं हो सकता। मिलिट्री जो है एक जो है वो मुल्जम जो है क्या कहते हैं, जो विक्टिम होता है, जो कहता है जी कि मैं मेरे साथ ज्यादती हुई है, मजलूम जो है वो खुद ही ये कहे कि मैं कंप्लेनेंट भी हूं, वो खुद ही कहे कि मेरे पास ये एविडेंस है जी, ये इन्होंने किया है, और वो खुद ही जज बन के बैठ। सब ये मुझे बताया, समझते हैं कि ऐसे फेयर ट्रायल मिल सकता है? पीटीआई के दौर में मिलिट्री ट्रायल्स नहीं हुए। नहीं, मिलिट्री ट्रायल जो हुए थे वो यूं नहीं हुए थे कि जिसमें आप ये कहें कि आम लोगों के ट्रायल जो हैं जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कुछ किए ही नहीं है और उनको उठा के आपने कस्टडी में डाल दिया, ठीक है। और वो उसमें कोई ये नहीं था कि वो नून लीग का कारकुन था जो किसी ने जिसके ऊपर बेगुनाह मुकदमा बनाकर उसे मिलिट्री की कस्टडी में डाल दिया। ठीक है खलील साहब, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। अब आप चूंकि आप सेनेटर भी हैं, हुकूमत भी मुस्लिम लीग नवाज की है, फेस ऑफ द गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब हैं, अब अगर कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब से बात होगी तो वो आपके लिए वायबल है, या फिर आप ये समझते हैं कि अब ये मुज़ाकरात की एक्सरसाइज फ्यूटाइल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन आपको ही निकालना है इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मुल्क को निकालने के लिए? बहुत अच्छा आपने मुजम्मिल साहब सवाल किए। मेरे भाई बैठे ये भी कर ले और ये अपनी आला कमान से, क्योंकि पहले जब बनाई गई थी पार्लियामेंट्री कमेटी तो फिर प्रवेश खट्टक साहब उसके इंचार्ज थे इलेक्शन में, जो RTI सिस्टम वाले जब शोर मचा रहे थे हम कि RTI सिस्टम बैठा है, तो बाद में वो कहते हैं कि वो यार खान नहीं मानता, वो कहता इसकी कोई फायदा नहीं इस मीटिंग का। ये उनसे बात करें अपने लीडर से, वो इनको ओके करे। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो डेफिनेट उनसे मुलाकात कर लें, नो प्रॉब्लम, हमें इस बात पे कोई इतराज नहीं है। ये पहले बात कर लें ताकि इनकी तरफ से मैंडेट तो किसी को वाजे हो, ये ना हो कि आप एक दिन शेर अफजल मरवत को बना देंगे PEC का लीडर और दूसरे दिन उसको बेचारे को हटा दिया, जो भी वटेवर, मैं मिसाल दी है मैंने को खास को मेरे उनका जाती मामला है, जाती पार्टी का मामला है, लेकिन अगर ये किसी बात पे खड़े होते हैं तो डेफिनेट हो सकते हैं मियां नवाज शरीफ से क्यों नहीं सदारत क्यों नहीं करेंगे पार्टी? देखिए जहां तक आज तक ये कहते हैं ना शीन से मीम निकली, मीम से शीन निकली, आज तक ख्वाब पूरा नहीं हुआ, ना कभी होगा। मियां नवाज शरीफ सबका लीडर है, वो मेरा भी लीडर है और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब का भी लीडर है, तो उसी उनकी और वोट बैंक भी मियां नवाज शरीफ साहब का है, इसलिए वो इस मामला को चलाएंगे। क्योंकि मियां नवाज जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है और जो दूसरी चीजें हैं बहुत सारी, उनको देख रहे हैं और उसमें भी बहुत ज्यादा ये सारी पार्टी की मुतफिका रहे इंशाल्लाह 100%। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खलील साहब, नईम साहब और हमारे साथ कादर मंदाब मौजूद थे। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में अवाम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही है वो सियासी पुख्तगी है। उसकी वजह यह है कि अगर हमने IMF से अगला प्रोग्राम सिक्योर करना है या फिर हमने जो सड़कों के ऊपर पॉलिटिक्स होती रही है उससे जो मुल्क में इंस्टेबिलिटी आई है इसको कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के मसाइल का हल निकालना होगा, ना कि कन्फ्रंटेशन से कोई हल निकलेगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।